नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद। देखिए, हम लोग व्यवहारवाद की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। देखिए बच्चों, बिहेवियरिज्म की अगर अपन बात करें तो इसमें दो बातें आती है, एक बिहेवियरिज्म, एक पोस्ट बिहेवियरिज्म। ये क्या चीज है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो प्राचीन काल के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं, जो सिस्टम चल रहा था, परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध मैंने आपको जो पढ़ाया अभी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। क्या हुआ कि राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से बहुत पिछड़ा था। उसके अंतर्गत आपने जो गार्नर है, कैटलिन है, ब्लंसली है, सीले है, इन सब के जो मैंने आपको कोटेशन बताए, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीति विज्ञान में एक ऐसी क्रांति आई, एक ऐसा भूकंप आया, एक ऐसी सुनामी लहर आई, जिसके अंतर्गत परंपरागत राजनीति विज्ञान की जगह आधुनिक राजनीति विज्ञान का उसको चोला पहना दिया गया था, उसको जामा पहना दिया गया था, एक नया चोंगा पहना दिया गया था, और उसे कहते हैं हम लोग व्यवहारवाद। और उस व्यवहारवादी क्रांति के जन्मदाता थे डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवादी क्रांति की जो सिद्धांत दिए, और उससे पहले ये व्यवहारवादी क्रांति के अगर हम लोग इतिहास का अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि ये व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कहां से हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के बारे में हम लोग देखते हैं 1925 के अंतर्गत चार्ल्स ई मेरियम ने एक पुस्तक लिखी थी, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और उस समय जो व्यवहारवाद की स्थिति थी वो बच्चों एक शिशु की अवस्था थी, एक छोटे बच्चे की अवस्था थी। उस समय व्यवहारवाद जो था वो शैशव अवस्था में था, और उसके बाद धीरे 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 वो क्या होने लगा? यौवन होने लगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो एडवर्ड साइमन की पुस्तक है, लासवेल की पुस्तक है, कैटलिन की है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति का मूल अर्थ है परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष व्याप्त होना ही व्यवहारवाद का अर्थ है। यानी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष होने के पश्चात डेविड ईस्टन ने कहा कि मनुष्य के व्यवहार पर अध्ययन किया जाना चाहिए, और मनुष्य के व्यवहार का क्या है? हमेशा जो है पर्यवेक्षणात्मक और सत्यापन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है व्यवहारवादी क्रांति मूल रूप से जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है एक नवीन लक्ष्य और नवीन उद्देश्य लेकर के आई थी। अब मूल रूप से आता व्यवहारवादी क्रांति का जो है मूल अर्थ क्या है, इसके गुण क्या है, क्या है व्यवहारवादी क्रांति? व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नए सिद्धांत दिए। और वो सिद्धांत क्या क्या थे? नंबर 1 आता है नियमन। देखिए, नियमन। नंबर 2 सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, तकनीकी प्रयोग। नंबर 4 पर आता है प्रमाणीकरण। नंबर 5 पर आता है मूल्य निर्धारण। नंबर क्रमबद्धीकरण, यानी कि व्यवस्थीकरण, क्रमबद्धीकरण। ये जो अपन अध्ययन कर रहे हैं इनके बारे में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमेशा निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। जो राजनीति विज्ञान के विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान व्यवस्थित नहीं है। व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन जो जन्मदाता है, डेविड ईस्टन है, क्रिकपैट्रिक है, रॉबर्ट डेहल है, इन सब ने जो विद्वानों ने जो अपना विचारधाराएं दी है और जो सिद्धांत दिए हैं, हर्बर्ट साइमन है, लुशियन पाई है, लासवेल है,
इन सब ने जो बातें कही है, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान नियमन है, क्रम, इसका मतलब ये एक व्यवस्थित विज्ञान है। नंबर 2 उन्होंने कहा सत्यापन, जो मानव व्यवहार के अंतर्गत जो प्रयोग किए जाएंगे उनकी सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन, उसकी जांच होगी। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है मूल रूप से नियमों का अध्ययन और अध्यापन होगा। नंबर 3 आता तकनीक का प्रयोग। तकनीक का प्रयोग से तात्पर्य है कि अध्ययन के ऐसे साधनों को विकसित करना जो तथ्यों के चयन, संकलन, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर बल देते हैं। लेकिन इन तकनीकों के प्रयोग के आधार पर हम किसी भी पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। इसीलिए तकनीक यानी कि किसी भी काम को करने के लिए टेक्निक चाहिए। और टेक्निक का मतलब हुआ कि जैसे मैं आपको बताऊं, हमें कोई तथ्य आंकड़े करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमें अनुसूचित जाति और जनजाति का एक अध्ययन करना है। तो अनुसूचित जनजाति और जनजाति का हमें पहले एक एरिया फिक्स करना पड़ेगा, एक गली मोहल्ला फिक्स करना पड़ेगा, उम्र तय करनी पड़ेगी, उसके बाद डाटा, उनका डाटा लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लाडनू शहर के अंतर्गत जो है गली नंबर 10 के अंतर्गत इतने घर SC ST के, जिसमें इतनी महिलाएं, इतने पुरुष है, इतने बच्चे हैं। तो इस तरह से हमें एक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का मतलब होता है कि आपके पास जो आंकड़े हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। और ऑथेंटिक आंकड़ों के बिना आपको मैं बताऊं कि हम किसी भी निश्चित मापदंड, निश्चित मेजरमेंट के ऊपर नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट आता है मूल्य निर्धारण। अपने निजी मूल्यों को अलग रखना चाहिए। ये मूल्य निर्धारण का मतलब यह हो गया मूल्य निरपेक्ष, आपको तटस्थ रहना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते ये बात कहता है कि मेरे चाचा जी या मेरे पापा है MP का चुनाव लड़ रहे हैं, बच्चों उनको आप वोट दे देना। तो ये गलत है। ये मूल्य क्या हुए? सापेक्ष हो गए। आपको एज ए टीचर ने तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज का फेवर करना है, ने आपके फादर का फेवर करना है, बल्कि अपने मूल्यों को तटस्थ रखते हुए, निष्पक्ष रखते हुए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक अध्ययन से अलग जो स्थिति बनी हुई है वो मूल रूप से जो है तटस्थ होने चाहिए, उनको सापेक्षता का जो है पुट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्यवस्थित अध्ययन। व्यवहारवादी इस चीज को मानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें जो है व्यवस्थित अध्ययन करना चाहिए, यानी क्रमबद्धीकरण। आप जो है जो क्रमबद्धीकरण है आप उसको व्यवस्थित करिए, वैज्ञानिक दृष्टि से उसको है आप व्यवस्थित रूप से काम करिए। ऐसा नहीं है जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपको कोई आंकड़े एकत्रित करने के लिए दिए गए हैं और आपको ये कहा जाता है कि आप जो है प्राइमरी एजुकेशन के डाटाज लेके आइए कि लाडनू शहर के अंतर्गत आपकी प्राइमरी की कितनी स्कूल है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो काम करते करते हायर एजुकेशन का ले आता है। तो ये व्यवस्थित काम नहीं है, ये गलत काम कर रहे हो आप, आपको व्यवस्थित आंकड़े देने होंगे। नेक्स्ट आता है आनुभाविक सिद्धांतों पर आधारित। जो व्यवहारवादी इस बात पर बल देते हैं वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर, जो अनुभव है उनके साथ में शेयर करना चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर जो डेविड स्टर्न ने जो बात कही है वो मूल रूप से मानव व्यवहार के ऊपर बल दिया है। और उसने कहा कि मानव व्यवहार का जो है अध्ययन होना अत्यंत जरूरी है और उसके अंतर्गत हमेशा जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, भौतिक सत्यापन होना चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक होना चाहिए। तभी हम लोग जो है राजनीति विज्ञान को आधुनिक विज्ञान बना पाएंगे। अन्यथा जो है राजनीति विज्ञान हमारा आधुनिक विज्ञान नहीं बन पाया। इसलिए हम लोग देखते हैं जो व्यवहारवादी है वो मूल रूप से वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर बल देते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों टॉपिक आ रहा है हमारा वो आ रहा है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद। देखिए उत्तर व्यवहारवाद क्या है। उत्तर व्यवहारवाद की अगर अपन बात करें तो
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम लोग देखते हैं 1945 के पश्चात की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी क्रांति आई थी। उसमें डेविड स्टन, क्रिकपैट्रिक, रॉबर्ट डेहल, लॉसवेल है, लुशियन पाई है, मैंने आप हर्बर्ट साइमन है, मैंने जितने भी विद्वान बताए थे। अब हुआ ये कि जो व्यवहारवाद का जो महल खड़ा किया था सुंदर, वो किया था डेविड स्टन ने। और डेविड स्टन 1960 के दशक में हम लोग देखते हैं जो व्यवहारवादी क्रांति का जन्मदाता था, उसी व्यक्ति ने उस व्यवहारवादी क्रांति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए उस व्यवहारवादी महल की बुराइयां करनी शुरू कर दी और उस व्यवहारवादी महल को उसने ध्वस्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसने एक उत्तर व्यवहारवाद का फंडा दिया था। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी क्रांति के असंतोष का परिणाम है और उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जो उसने बात कही, मूल रूप से उसने कहा मूल्य क्या होने चाहिए, सापेक्ष होना चाहिए। एक तरफ वो कह रहा मूल्य निरपेक्ष 1945 के अंतर्गत, और 1960 में वो व्यक्ति कहता है मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। और उसने जो बात कही मूल रूप से वो अंतर अनुसंधात्मक पद्धति के ऊपर बल दिया, यानी कि उसने जो बात कही वो ये कहा था हमें कंपैरेटिव अध्ययन करना चाहिए, किसी एक वस्तु का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो जो उत्तर व्यवहारवाद की विचारधारा है, उदय के जो कारण है, वो मूल रूप से जो हमारी बात आ रही है उसके अंतर्गत जिस बात के ऊपर बल दिया जा रहा है, वो डेविड स्टन ने कहा था कि इस पद्धति के अंतर्गत जो मेन मुद्दे की बात आती है वो ये आती है कि हम मूल्यों की कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते, मूल्य हमेशा सापेक्ष होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने जो महत्व दिया है वो नंबर 1 दिया है, सार विषय वस्तु पर महत्व है। उत्तर व्यवहारवादियों ने, जो डेविड स्टन है, उसने कहा तकनीक से पूर्व सार विषय वस्तु पर महत्व दिया जाना है। यानी कि जो हम लोग कोई भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो फंडा चला रहे हैं, जो टेक्निक चला रहे हैं, उससे पहले हम लोग जो है इसके अंतर्गत मूल रूप से तकनीक से पूर्व सार विषय वस्तु पर महत्व देना चाहिए। व्यवहारवादियों ने क्या किया, सीधे तकनीक के ऊपर बल दिया। उन्होंने कहा तकनीक से पहले रॉ मटेरियल जो हमें अध्ययन पद्धति काम में लेनी है, उसके ऊपर निश्चित नियम सिद्धांतों के बारे में विश्लेषण करना चाहिए, उसके ऊपर शोध करना चाहिए, और उसके पश्चात अगर मान लीजिए कोई अच्छा है या गलत है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करके हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 उसने जो बल दिया है वो दिया सामाजिक परिवर्तन के ऊपर बल। देखिए सामाजिक परिवर्तन के ऊपर बल की जहां तक मैं बात बताऊं आपको कि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसके अंतर्गत परिवर्तन होते रहते हैं। व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन के विरोधी थे, वो रूढ़िवादी थे, और उत्तर व्यवहारवादियों ने अनुदारवादी मूल्यों का विरोध करना चाहते हैं और तथा उदारवादी मूल्यों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के ऊपर वो बल देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन की जो दशा है, दिशा है, वो 1960 के अंतर्गत आई और इसीलिए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के ऊपर बल दिया। नेक्स्ट आता है समकालीन समाधान की आवश्यकता। देखिए समकालीन का मतलब होता है कंटेम्पररी, और कंटेम्पररी करंट अफेयर्स के ऊपर ऐसे अनेक इश्यू आते हैं और उन इश्यूज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो जो समकालीन अनेक समस्याएं हैं, जो उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि इस वैज्ञानिकरण को उचित बल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तो इसकी सार्थकता है या नहीं है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने राजनीतिक जीवन को जो है कठोर वास्तविकता की जो है स्थिति है उसकी, व्यवहारवादियों ने राजनीतिक जीवन की मतलब आप समझ लो एक उपेक्षा कर दी थी, क्योंकि मूल्य निरपेक्ष करके उनको क्या कर दिया था, तटस्थ कर दिया था। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे अणु विस्फोट है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, परमाणु शस्त्र है, पॉपुलेशन है, जो आपके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो दूसरी आतंकवाद है, टेररिज्म है, एनवायरमेंट जो दूषित हो रहा है,
इन सामाजिक समकालीन जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल या सोशल जो इश्यूज है उनके बारे में बात की और बात करके कहा कि इनसे हम अपन परहेज नहीं कर सकते, इनसे अपन दूर नहीं रह सकते। जैसे ह्यूमन राइट की बात है, यूएनओ की बात है, एनवायरमेंट की है, टेररिज्म की है, न्यूक्लियर पॉलिसी की है, डिसआर्ममेंट की है, पॉपुलेशन की है, ये करंट जितने भी इश्यूज हैं उनसे हम लोग दूर नहीं रह सकते। तीसरी बात उन्होंने कही, मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। देखिए राजनीति विज्ञान में हम लोग अरिस्टोटल ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वे समाज के बिना रहता है तो या तो वे पशु है या फिर वे देवता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पर्सन हो, वो मूल्य निरपेक्ष तटस्थ कभी नहीं रह सकता। उसके मूल्य सापेक्ष, कहीं न कहीं पर उसके मूल्य सापेक्ष आएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल्य, डेविड स्टर्न का मत है कि मूल्यों को हम कभी भी तटस्थ नहीं रख सकते। ज्ञान अर्जन में मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है मूल्य व्यक्ति के सापेक्ष होने चाहिए। मूल्य व्यक्ति के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट आता है मानव मूल्यों की रक्षा के लिए बुद्धिजीवियों की भूमिका। देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अगर पोंगे पंडित जो निरक्षर लोग हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, उनको इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो राजनीति विज्ञान की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बुद्धिजीवियों की भूमिका होनी चाहिए और जब बुद्धिजीवियों की भूमिका होगी तो राजनीति विज्ञान निश्चित रूप से नए सोपान को प्राप्त करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो डेविड स्टर्न है उसने इस बात पर बल दिया है कि समाज के अंतर्गत हमें अगर एक नजर से समाज को देखना है, राजनीति विज्ञान को नई दिशा प्रदान करनी है, तो हमें बुद्धिजीवियों के इन्वॉल्वमेंट को समावेश किया जाए ताकि राजनीति विज्ञान के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं हो, बल्कि एक तटस्थता के साथ में, नए सिद्धांतों के साथ में, नई वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे सामने नए तथ्यों के साथ में उभर करके सामने आए। नेक्स्ट आता है राजनीति विज्ञान का कार्य और मानव विज्ञान का कार्य में समन्वय होना चाहिए। देखिए राजनीति विज्ञान की जहां तक हम लोग बात करें तो राजनीति विज्ञान तो नीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब राजनीति विज्ञान बन गया तो राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है। जिस प्रकार मौसम विज्ञान भविष्यवाणी करता है गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, वहां छींटे पड़ते ही नहीं है, वहां जाके देखो तो सूख पड़ा है, कहीं पर धूप तेज पड़ी है। और उसी तरह राजनीति विज्ञान भी ये भविष्यवाणी करता है कि वर्तमान में 2014 के चुनाव के अंतर्गत जो बीजेपी का नागौर जिले का उम्मीदवार है CR चौधरी और ज्योति मिर्धा, इनमें से ये जीतेगा। तो हम भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं, हमारे पास में पावर है, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं विज्ञान की तरह। तो राजनीति विज्ञान भी उत्तर व्यवहारवादियों का यह कहना है कि एक विज्ञान है और भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। और लास्ट इसके अंतर्गत आता है राजनीति का जो है व्यवसायीकरण। देखिए राजनीतिक व्यवसायीकरण की बात आपको बताता हूं कि व्यवहारवादियों ने ये बहुत बड़ी भूल कर दी थी कि जो है राजनीति विज्ञान का व्यवसायीकरण नहीं है, बल्कि उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी व्यवसायीकरण होना चाहिए, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे सामाजिक दायित्व हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है इसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो उत्तर व्यवहारवाद इस बात पर बल दे रहे हैं कि राजनीति को व्यवसायीकरण से बचाया नहीं जा सकता, उसको इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान की उत्तर व्यवहारवाद मूल रूप से प्रासंगिक इसलिए है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर ला करके खड़ा किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों वो आ रहा है राज्य के यूनिट सेकंड, राज्य के मूल तत्व है।
मूल तत्व है। देखिए, राज्य के मूल तत्वों की हम लोग बात करें तो राज्य क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है? गार्नर ने कहा है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। क्या राज्य वही है? लिको कहता है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। क्या सरकार वही है? राज्य क्या है? और राज्य राजनीति विज्ञान की केंद्रीय विषय वस्तु है, क्योंकि राज्य के बिना हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो प्राचीन काल के और वर्तमान काल के हम लोग अध्ययन करें तो आप लोग देखिए, प्राचीन काल के अंतर्गत हम लोग जब मनु, शुक्र और कौटिल्य की बात करें तो आप लोगों को बच्चों याद आएगा मनु का सप्तांग सिद्धांत। और सप्तांग सिद्धांत में वो क्या कहता है? राजा, विजुगिषु राजा होना चाहिए, राजा के बाद में उसका अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र। ये क्या था? उसका सप्तांग सिद्धांत था। लेकिन वर्तमान काल के अंतर्गत परिस्थितियां विपरीत है। ये प्राचीन काल की राज्य व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत मोनार्की सिस्टम था। राजा ही सर्वे सर्वा होता था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, शासन के तीनों अंग एक व्यक्ति के अंतर्गत निहित थे। लेकिन राज्य जो है आधुनिक काल में जो है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं आधुनिक काल में? स्टेट। और स्टेट लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ व्यक्ति के स्तर से होता है। लेकिन शिष्यों के समय इसका अर्थ समाज के स्तर से लगाया गया था, शिष्यों के समय। और आधुनिक काल में जो है इसका सर्वप्रथम अगर प्रयोग किया तो किया था मैकियावेली ने। मैकियावेली ने स्टेट शब्द का प्रयोग किया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राज्य। अब राज्य जो 7 अंगों से बना, आधुनिक काल में मैं कह रहा हूं वो 4 अंगों से बना है। 7 से कहां पर सीमित हो गया? 4 अंगों से। और 4 अंगों में क्या अंग रहे हैं? नंबर 1 पर रहा है जनसंख्या, नंबर 2 पर रहा है भूभाग, नंबर 3 पर रहा है सरकार, और नंबर 4 पर क्या रही है? संप्रभुता। 2, 3 और 4। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, पॉपुलेशन की बात करें, देखिए जनसंख्या के बिना हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। जहां जनसंख्या का निवास होगा, जहां कुटुंब होगा, जहां कबीला होगा, वहीं पर जो है आपका एक राज्य का निर्माण होगा। ब्लंसली ने कहा है कि राज्य के व्यक्तित्व का आधार जनता में निहित है, और जहां जनता नहीं है वहां पर हम लोग अपन किसी की भी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको प्लेटो और रूसो की बात बताता हूं बच्चों। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों? 5040। और रूसो क्या कहता है? आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। यानी कि प्राचीन राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने भी पॉपुलेशन के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो है मूल रूप से पॉपुलेशन के लिए जनसंख्या राज्य का प्रमुख आधार है। नंबर 2 पर आता है निश्चित भूभाग। देखिए भूभाग, जहां प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां जमीन नहीं है, वहां राज्य कहां से आएगा? भूभाग 19वीं शताब्दी में क्लूबर पहला चिंतक था जिसने निश्चित रूप से एक भूभाग की आवश्यकता को स्वीकार किया। ब्लंसली ने राज्य जैसे तत्वों के लिए व्यक्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन भौतिक रूप से भूभाग का होना बहुत जरूरी है। और भूभाग के अंतर्गत जो है मूल रूप से आपके जो
नदी है, जलवायु है, पेड़ पौधे हैं, ये भूभाग के अंतर्गत आते हैं, समुद्र आता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्य के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूभाग का होना भी जरूरी है। नंबर 3 पर आता है बच्चों सरकार। राज्य और भूभाग क्या है बच्चों? अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन सरकार क्या है? चलायमान है, दिखाई देता है, इंजन है, पहिया है, चलता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है तीसरा प्रमुख तत्व आता है सरकार। और सरकार, जनसंख्या और भूभाग, ये तो वे भौतिक तत्व है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन संगठनात्मक रूप से उसको संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में सरकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंगों को संचालित करती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सरकार की भूमिका भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और लास्ट जो आता है वो आता है सॉवरेंटी, संप्रभुता। ये आपको मैं बता दूं, इन तीनों की आत्मा है। अगर इनको निकाल दिया जाए तो राज्य नहीं है। संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता का अर्थ है जो राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है, जो दूसरे देशों से वैदेशिक संबंध बना सकता है, वो है संप्रभुता। राजस्थान एक राज्य नहीं है क्योंकि विदेशों से संबंध नहीं बना सकता, लेकिन भारत एक राज्य है क्योंकि विदेशों से संबंध बना सकता। इसीलिए संप्रभुता, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, और राज्य था तो उसके पास संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि संप्रभुता अंग्रेजों के पास में थी। सरकार थी, भूभाग था, जनसंख्या था, लेकिन संप्रभुता अंग्रेजों के पास में थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सरकार के इन आवश्यक तत्वों के अंतर्गत जो है संप्रभुता का होना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य के जो 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये सभी मिलकर के आपस के अंतर्गत कार्य करते हैं। और इसी तरह जिस प्रकार शरीर के अंगों में कान, नाक, गला, आंख, कान, पैर, मुंह, मस्तिष्क मिलकर के एक संपूर्ण शरीर संचालित होता है, उसी प्रकार राज्य को संचालित करने के लिए जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता मिलकर के एक राज्य का निर्माण होता है। थैंक यू।